हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट गुरु क्लासेस। तो आज हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, शुरुआत हम फिजिक्स से करेंगे जिसमें क्लास 11th और क्लास 12th के जो भी फिजिक्स के चैप्टर हैं उन सभी चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। ये सारे वीडियोस वन शॉट होने वाले हैं, एक वीडियो में हम एक चैप्टर के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिजिक्स के जब सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद हम बायोलॉजी और केमिस्ट्री का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारा डिस्कस करेंगे। ठीक, और इसी तरीके से करेंगे। ठीक है, अच्छा, ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे ये मैंने नीट, एम्स और AIPMT से उठाए हैं। ठीक, तो इन तीनों एग्जाम से जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो पिछले 30 सालों में आए हैं, लास्ट 30 ईयर्स में, ये सारे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हर चैप्टर में आपको 3 से 5 JEE के क्वेश्चंस कराऊंगा। जो भी इंजीनियरिंग एग्जाम में यानी JEE में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उनसे 3 से 5 क्वेश्चंस में हर चैप्टर में आपको ये भी कराऊंगा। ठीक है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट भी है। हो सकता है JEE के कुछ क्वेश्चंस जो हैं कभी कभी नीट पे आ जाते हैं। ठीक है, तो JEE के जो बहुत टफ है क्वेश्चन उनको करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि नीट में बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं। लेकिन 3 से 5 क्वेश्चन JEE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ऐसा नहीं है 3 से 5 ही हो सकता है, 10 भी हो जाए, लेकिन 3 से 5 बेसिकली JEE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर चैप्टर में मैं आपको साथ में कराऊंगा, नीट, एम्स और AIPMT के अलावा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे करेंगे और शुरुआत हम करेंगे फिजिक्स से। फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री और बायोलॉजी के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हमारा पहला चैप्टर है यूनिट्स एंड डायमेंशन। इसका ये पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, और इसी से हम शुरू करने जा रहे हैं। ठीक, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, फिर शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ दीज आर डायमेंशनल कांस्टेंट, मतलब इन चारों में से किसके पास डायमेंशन है हमें ये बताना है। ठीक है, तो चारों ऑप्शन आपको चेक करना पड़ेगा। पहला ऑप्शन है रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी जो होता है डायमेंशन लेस होता है, इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। इसको RD हम लिख देते हैं। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस की डेंसिटी विथ रेस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर की डेंसिटी, वाटर यहाँ पे एक रेफरेंस लिया जाता है। ठीक है, तो वाटर के कंपैरिजन में किसी सब्सटेंस की डेंसिटी, यही होता है रिलेटिव डेंसिटी। अब देखिए, ऊपर भी डेंसिटी है, नीचे भी डेंसिटी है, तो ऊपर और नीचे दोनों यूनिट सेम होगी, दोनों डायमेंशन सेम होगा और दोनों कट जाएगा। तो यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी होगा, ये डायमेंशन लेस हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। तो ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट ऑब्वियसली इसका डायमेंशन होता है, कैपिटल G की क्या वैल्यू होती है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी यहाँ पे ये मतलब यूनिट आती है और इसी वजह से इसके अंदर डायमेंशन भी होता है। तीसरा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के भी डायमेंशन लेस होता है, ये भी आपने पढ़ा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? C/V आपने पढ़ा होगा। स्पीड ऑफ लाइट इन मतलब मीडियम 1 और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, इस तरीके से। एक मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट और दूसरे मीडियम के स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि ये भी स्पीड है, इसके बाद डायमेंशन मीटर पर सेकंड होगा। ये भी स्पीड है तो इसकी भी यूनिट मीटर पर सेकंड होगी, और ये कट के यूनिट लेस हो जाएगा, यानी डायमेंशन लेस आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा D है पॉइजन्स रेशियो। तो ये भी डायमेंशन लेस होता है। पॉइजन्स रेशियो थोड़ा सा बता देते हैं। तो पॉइजन्स रेशियो जो होता है ये क्या होता है? ये स्ट्रेन का रेशियो होता है। बेसिकली 2 तरह के स्ट्रेन होते हैं, ट्रांसवर्स स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इन दोनों का रेशियो होता है। तो लिख देते हैं यहाँ पे, ट्रांसवर्स स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, इसका रेशियो होता है। अब क्योंकि ऊपर भी स्ट्रेन है और नीचे भी स्ट्रेन है तो ऑब्वियसली ये कट जाएगा, और स्ट्रेन तो वैसे भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो ये भी डायमेंशन लेस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा, ये B ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एक सेकंड। ठीक है, B ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है यही एक है जिसमें यूनिट हमारी बच रही है और इसका डायमेंशन आएगा। ठीक है, और आगे हम निकालेंगे भी कि G का डायमेंशन होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे B ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इफ x इक्वल टू 80 + BT स्क्वायर वेयर x इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम t सेकेंड्स, देन यूनिट ऑफ b इज। तो हमें एक इक्वेशन दे रखी है, x इक्वल टू 80 + BT स्क्वायर। ठीक है, और इसमें बताया गया है कि x जो है वो डिस्टेंस है, टाइम t है, और b की यूनिट हमें निकालनी है। अब आपने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ा होगा, उसके अकॉर्डिंग क्योंकि 80 और BT स्क्वायर ऐड हो रहा है तो इन दोनों का डायमेंशन बराबर होगा। ठीक है, इसके अलावा x जो है वो 80 और प्लस BT स्क्वायर के बराबर है, मतलब x का जो डायमेंशन होगा वो 80 के भी बराबर होगा और BT स्क्वायर के भी बराबर होगा। ठीक है, और इसी चीज को हम यूज करके b का यूनिट निकाल सकते हैं। तो डायमेंशन के अकॉर्डिंग हम ये लिख सकते हैं, डायमेंशन के टर्म में अगर हम बात करें तो हम ये लिख सकते हैं, एक सेकेंड,
हम लिख सकते हैं जो डायमेंशन x का है वही डायमेंशन bt स्क्वायर का होगा, ठीक है। अब x जो है वो डिस्टेंस है, इसका डायमेंशन l, bt स्क्वायर जो है b जो है वो उसकी यूनिट हमें निकालनी है, t जो है टाइम है तो इसका t स्क्वायर हो गया। तो b की जो डायमेंशन आ गया वो हो गया l अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है। ये b का हमारा डायमेंशन हो गया, ठीक। अब इसके अकॉर्डिंग हम यूनिट निकालेंगे। लेंथ जो है इसकी यूनिट मीटर होती है, टाइम जो है इसकी यूनिट सेकंड होती है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे किलोमीटर में डिस्टेंस है तो यहाँ पे आप इसको किलोमीटर में लिख लीजिए, ठीक है, किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ पे इन्होंने किलोमीटर में रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा आपका ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। तो तीसरा क्वेश्चन है द टाइम डिपेंडेंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी p इज गिवन बाई p इज इक्वल टू पी नॉट एक्सपोनेंट माइनस अल्फा टी स्क्वायर वेयर अल्फा इज अ कांस्टेंट एंड t इज टाइम, द कांस्टेंट अल्फा इज। तो हमें एक इक्वेशन दे रखी है p इज इक्वल टू पी नॉट एक्सपोनेंट माइनस अल्फा टी स्क्वायर, ठीक है। और बोला गया है इसमें अल्फा का डायमेंशन निकालो, ठीक। तो देखो डायमेंशन लेस भी हो सकता है, डायमेंशन होगा भी, ठीक है। तो निकाल के देखते हैं। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो एक्सपोनेंट में क्वांटिटी लिखी होती है वो ओवरऑल डायमेंशन लेस होती है। तो मतलब जो माइनस अल्फा टी स्क्वायर है ये ओवरऑल डायमेंशन लेस होगा, यानी इसका डायमेंशन आप इस तरह लिख सकते हैं, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0, किसी की पावर जो 0 होती है 1 होता है, ठीक है। तो ये माइनस अल्फा, अब माइनस का कोई मतलब नहीं है डायमेंशन लगाने में, ठीक। तो अल्फा का डायमेंशन हमें निकालना है, ये t है, इसका डायमेंशन टाइम हो जाएगा। तो अल्फा टी स्क्वायर बराबर यहाँ पे 1 लिख लो, क्योंकि किसी की भी पावर 0 होगा तो वो 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से अल्फा हमारा आ जाएगा अल्फा इक्वल टू टी की पावर -2, ठीक है। t इधर जाएगा तो t की पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। तो अल्फा का डायमेंशन है और t की पावर -2, यानी बी ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। तो ये हो गया तीसरा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन है द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्टेंसेस। अब सेल्फ इंडक्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला निकालने का सबसे आसान तरीका है कि आप एनर्जी वाला फार्मूला यूज करें। जो एनर्जी किसी भी इंडक्टर में स्टोर होती है उसका फार्मूला होता है ½ Li², ठीक है। यहाँ पे L जो होता है सेल्फ इंडक्टेंस है और इसी का डायमेंशनल फार्मूला हमें निकालना है, ठीक है। I जो है वो करंट है, ठीक। अब एनर्जी जो होता है इसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए, डायमेंशनल फार्मूला ml² t की पावर -2, ठीक है। ये होता है कुछ जो डायमेंशनल फार्मूला है बेसिक वो आपको पता होना चाहिए, जैसे एनर्जी हो गया, इसके अलावा फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, ये सब आपको आने चाहिए, ठीक है। एनर्जी का फार्मूला हम यहाँ पे लिख देते हैं ml² t की पावर -2 बराबर, हाफ का कोई मतलब नहीं है क्योंकि हम डायमेंशन निकाल रहे हैं, L का डायमेंशन निकालना है। अब क्योंकि L यहाँ पे है और L यहाँ पे है, इससे कन्फ्यूजन हो सकती है, तो इस L को हम स्मॉल l लिख देते हैं, ठीक है। इसको स्मॉल l लिख देते हैं किसी, ठीक है। यहाँ पे L जो है इंडक्टेंस है, ये याद रखिएगा। L जो होता है L को हम लिख देते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया है क्योंकि यहाँ पे कैपिटल L होता है, यहाँ पे कैपिटल L, फिर आपको कन्फ्यूजन होती है, ठीक है। तो इसको स्मॉल l रहने देते हैं और I²। अच्छा, यहाँ पे I जो है एम्पियर को यूज़ किया गया है। तो देखिए करंट जो होता है कहीं कहीं I ही यूज़ करते हैं इसके लिए, कहीं कहीं A यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जो भी दिया हो आप उसको यूज़ करिएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस में A यूज़ किया गया है तो हम A यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो A²। अब L की यहाँ से देखिए तुरंत डायमेंशन आ गया, ml² t की पावर -2 A की पावर -2, A जब यहाँ पे जाएगा तो इसकी पावर -2 हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा डायमेंशनल फार्मूला हो गया सेल्फ इंडक्टेंस का, ठीक। तो ये हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो आसान था, यहाँ पे ए हमने यूज़ किया, आप आई भी यूज़ कर सकते थे क्योंकि फॉर्मूले में ए था तो हमने ए यूज़ किया, ठीक है। और ये बेसिक फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, जैसे फोर्स जो होता है इसका क्या होता है ml/t की पावर -2, वेलोसिटी का होता है l/t की पावर -1, एक्सेलरेशन होता है l/t की पावर -2। ये बेसिक फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, इससे आपका जो किसी और भी चीज का डायमेंशनल फार्मूला आप निकालते हैं तो आसान हो जाता है, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है हमारे पास, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन f ऑफ अ मास m सस्पेंडेड बाय अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k इज गिवन बाय f इक्वल टू a m की पावर x k की पावर y। तो हमें एक फॉर्मूला दिया गया है f इक्वल टू a m की पावर x k की पावर y, ठीक है। वेयर a इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट, तो a डायमेंशनलेस है, ठीक है। वैल्यू ऑफ x एंड y, x y की वैल्यू निकालनी है। f यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बताया गया है तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है t की पावर -1। a डायमेंशनलेस है तो इसको हम हटा देते हैं, m मास है तो m की पावर x हो गया ये, k जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है। अब k की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, आपको पता है जो फोर्स लगता है स्प्रिंग में वो होता है -kx, ठीक है। इससे आप k की वैल्यू, x यहाँ पे लेंथ होती है, तो फोर्स का डायमेंशन मैंने अभी बताया था आपको, ml/t की पावर -2 होता है बराबर -k, माइनस का कोई मतलब नहीं है, डायमेंशन हमें निकालना है। x जो है वो लेंथ है, ठीक है। ये l से l कट गया, यानी k का डायमेंशन आ गया m t की पावर -2, ठीक।
ये हमारा k का डायमेंशन आ गया। तो k की जगह पे हम लिख देते हैं m t की पावर -2 और इसकी पावर y है, ठीक है। इस k की पावर y है तो ये k है, इसकी पावर y हो गया, ठीक। अब यहाँ पे इधर उधर करते हैं थोड़ा, t की पावर -1 बराबर m की पावर x, इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो y यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा m की पावर y t की पावर -2y, ठीक है। m की पावर y और t की पावर -2y दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब m की पावर x और m की पावर y, ये हो जाएगा m की पावर x प्लस y, t की पावर -2y बराबर t की पावर -1। अब देखिए यहाँ पे हम कुछ नहीं है, यहाँ पे m तो है नहीं, तो हम m को m की पावर 0 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि किसी की पावर 0 होती है तो 1 होता है, ठीक। अब यहाँ से हमें पता चला कि x प्लस वाई है यहाँ पे m की पावर और यहाँ पे m की पावर 0 है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि x प्लस वाई जो होगा वो 0 के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ m की पावर 0 है, यहाँ m की पावर x प्लस वाई है, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन हमें निकल के आती है, ठीक है, एक इक्वेशन ये निकल के आती है। एक इक्वेशन हमें ये भी निकल के आती है कि यहाँ t की पावर -1 है, यहाँ t की पावर -2y है, तो -1 जो होगा वो -2y के बराबर होगा, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशन हम इन दोनों को सॉल्व करना है हमको। तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं, माइनस से माइनस कट जाएगा, y की वैल्यू आ गई 1/2, ठीक है। तो y की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, x प्लस 1/2 बराबर 0, यानी x की वैल्यू आ गई -1/2, ठीक। तो आसान क्वेश्चन था, x की वैल्यू आ गई -1/2, y की वैल्यू आ गई +1/2, ठीक है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, x जो है वो माइनस में है, x -1/2, y +1/2, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको, बस आपको इक्वेट करना था बस, ठीक। और यहाँ पे अगर आपको k की वैल्यू कैसे निकालनी है तो ये भी मैंने आपको निकाल के दे दी है, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया है। तो 6th क्वेश्चन है, P रिप्रेजेंट रेडिएशन प्रेशर, C रिप्रेजेंट स्पीड ऑफ लाइट एंड S रिप्रेजेंट रेडिएशन एनर्जी स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया पर सेकंड। वैल्यूज ऑफ x y z सच दैट P की पावर x, S की पावर y, C की पावर z इज डायमेंशनलेस। तो हमें x y z की ऐसी वैल्यू निकालनी है कि ये पूरा डायमेंशनलेस होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं P और S और C, इनकी वैल्यूज मतलब इनका डायमेंशन क्या है। तो जो P है ये रेडिएशन प्रेशर है। अब जो प्रेशर होता है उसकी यूनिट बराबर होगी, अब चाहे रेडिएशन प्रेशर हो चाहे नॉर्मल प्रेशर हो। तो P जो होगा इसका जो डायमेंशन होगा वो हो जाएगा m L की पावर -1 T की पावर -2, ठीक है। प्रेशर का डायमेंशन आपको आना चाहिए। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या होता है, ml T की पावर -2, एरिया जो होगा वो L² हो जाएगा। तो ये देखिए कटेगा तो एक L बचेगा, वो ऊपर चला जाएगा, तो ml की पावर -1 T की पावर -2 ये आ जाएगा, ठीक है। तो प्रेशर का डायमेंशन होता है ml की पावर -1 T की पावर -2। C रिप्रेजेंट स्पीड ऑफ लाइट, जो C है वो लाइट की स्पीड है और स्पीड का डायमेंशन क्या होता है LT की पावर -1, ठीक है। एंड S रिप्रेजेंट रेडिएशन एनर्जी स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया पर सेकंड। तो S जो है ये रेडिएशन एनर्जी है। एनर्जी क्या होता है, ml² T की पावर -2। रेडिएशन एनर्जी स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया, पूरा पढ़िएगा नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया मतलब एरिया यहाँ पे होगा L² हो गया, पर सेकंड भी है, यानी यहाँ पे S भी हो गया, ठीक है। तो एनर्जी स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया पर सेकंड, ये पूरा डायमेंशन है, ठीक है। अब L² से L² कट जाएगा, और सॉरी सेकंड यहाँ पे मैंने लिख दिया है, टाइम है, ठीक है। T ऊपर जाएगा तो T की पावर 3 हो जाएगा, यानी m T की पावर -3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा S की वैल्यू हो जाएगी m T की पावर -3, ठीक है। तो क्वेश्चन पूरा पढ़िएगा नहीं तो गलत हो जाएगा। अब हमें बताना है P, C और S जो होता है इसकी x, y, z वैल्यूज बतानी है जिससे कि ये डायमेंशनलेस हो, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं कि P जो होगा, अच्छा थोड़ा जगह ज़्यादा लगेगी तो मैं थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूँ, ठीक है। तो P की पावर x, S की पावर y, C की पावर z, इसको डायमेंशनलेस प्रूव करना है। तो डायमेंशनलेस मतलब m की पावर 0, L की पावर 0, T की पावर 0, यही तो हुआ, ठीक है, डायमेंशनलेस। तो P यहाँ पे क्या है, m L की पावर -1 T की पावर -2, ठीक है, यही तो P है। और इसकी पावर हमने x लगा रखी है। S जो है वो क्या है, m T की पावर -3, m T की पावर -3, और इसकी पावर हमने y लगा रखी है। C जो है इसकी पावर z लगा रखी है, C क्या है, L T की पावर -1, L T की पावर -1, इसकी पावर हमने z लगा रखी है, ठीक है। और ये पूरा ओवरऑल डायमेंशनलेस है, यानी m की पावर 0, L की पावर 0, T की पावर 0, ठीक है। अब इसी इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है और आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे m की पावर x आएगा, यहाँ पे m की पावर y आएगा, और यहाँ पे m है ही नहीं, तो m की पावर x और m की पावर y यहाँ पे आएगा, और ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो m की पावर x प्लस y हो जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड,
ठीक है, m की पावर x प्लस वाई हो जाएगा। देखिए ये m की पावर x, यहाँ पे m की पावर y, और आखिर में मल्टीप्लाई ही करना है तो हमने एक साथ ही लिख लिया m की पावर x इंटू m की पावर y, तो m की पावर x प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये टाइम बचाने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी इस तरीके से। l की पावर -1 है यहाँ पे, और ये मल्टीप्लाई होगा x से, तो l की पावर -x हो जाएगा। ठीक है, l यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे l की पावर z है, तो l की पावर जो होगा वो -x यहाँ पे आया, और यहाँ पे l की पावर z आया, तो ये भी ऐड हो जाएगा प्लस z। ठीक है, तो m की ये हो गया, l का ये हो गया, t पे आते हैं। तो t की पावर माइनस यहाँ पे 2 है, -2 जो है x से मल्टीप्लाई होगा, -2x हो जाएगा, तो -2x। यहाँ पे t की पावर -3 है, y से मल्टीप्लाई होगा, -3y हो जाएगा, -3y। यहाँ पे t की पावर -1 है, z से मल्टीप्लाई होगा तो -z हो जाएगा। ठीक है, और ये टोटल m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0 डायमेंशनलेस होगा। ठीक है, तो अब इसी को हमें सॉल्व करना है, और इससे हमें 3 इक्वेशन बन जाएंगे, और 3 इक्वेशन बन जाएंगे, और 3 ही चीज़ हमें निकालनी है, x, y, z। ठीक है, तो सॉल्यूशन आ जाना चाहिए। तो एक इक्वेशन हमें बनेगा कि x प्लस वाई जो कि m की पावर है, m की पावर यहाँ पे x प्लस वाई है, यहाँ पे 0 है, तो x प्लस वाई बराबर 0 होगा। ठीक है, ये एक इक्वेशन हमारे पास आ गई। दूसरी इक्वेशन हमारे पास आएगी कि -x प्लस जेड जो है ये भी 0 के बराबर है, -x प्लस जेड जो है ये भी 0 के बराबर है। तीसरा आ गया हमारे पास कि -2y -2x -3y -z जो है ये भी हमारा 0 के बराबर है। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 0 ही है, यहाँ पे आपका मतलब सारी वैल्यूज है, तो ये दो है इधर के साइड का जो है इस साइड के बराबर होगा। ठीक है, अब इन तीनों को इक्वेशन को सॉल्व करके हमें x, y, z की वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर 0 है, यानी x इक्वल टू -y हो जाएगा। ठीक है, यानी x की वैल्यू -y के बराबर होगी। अब इसको देखते हैं, -x प्लस जेड इक्वल टू 0, यानी x जो है वो z के बराबर हो जाएगा, यानी x और z बराबर होंगे। ठीक है, अब पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको टाइम काफ़ी लग जाएगा पूरा अगर आप सॉल्व करने बैठेंगे। ठीक है, इससे हमारा ऑप्शन आ जाएगा। तो अब ऑप्शन देखिए x और z बराबर होने चाहिए, तो देखते हैं x z इसमें बराबर है, इसमें भी बराबर है, इसमें देखिए माइनस में है, यहाँ प्लस में है, और यहाँ पे ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो यानी b और d ऑप्शन नहीं हो सकता, x z बराबर होना चाहिए। दूसरी चीज़ हमें बताया कि x जो है वो -y के बराबर होना चाहिए, यानी अगर x जो है प्लस में है तो y माइनस में होना चाहिए। ठीक, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, यानी c ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। x जो है वो +1 है तो y -1 होगा, और x और z जो है वो बराबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे c ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको टिक लगा देते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा और आपको आएगा भी नहीं। आखिरी में आपको यही पता चलेगा कि इसी चीज़ से निकालना है कि x y के बराबर है, सॉरी x जो है वो -y के बराबर है, और x जो है वो z के बराबर है। तो x z की वैल्यू सेम होनी चाहिए, और अगर x पॉजिटिव है तो y माइनस में होना चाहिए, अगर y मतलब पॉजिटिव है तो x जो है वो माइनस में होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना, x बराबर y -y भी लिख सकते हैं, y और -x बराबर y भी लिख सकते हैं। ठीक है, -x बराबर +y, तो दोनों तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो यानी एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा, हालांकि x z बराबर होंगे, और इससे हमारा ऑप्शन यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 7th क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन द विस्कस फोर्स एक्टिंग बिटवीन लिक्विड लेयर्स ऑफ एरिया A एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट डेल्टा V अपॉन डेल्टा Z इज गिवन बाई F is equal to -eta delta V upon delta Z, where eta is coefficient of viscosity. Find dimensional formula of eta. ठीक है, तो हमें एक इक्वेशन दे रखी है, एक फॉर्मूला दे रखा है, F is equal to -eta, ये जो सिंबल है इसको eta पढ़ते हैं। ठीक है, A डेल्टा V अपॉन डेल्टा Z। अब यहाँ पे डेल्टा V अपॉन डेल्टा Z जो है इसको वेलोसिटी ग्रेडियंट कहा गया है। ठीक है, वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब होता है जो वेलोसिटी है वो डिस्टेंस के साथ कैसे चेंज हो रही है। ठीक है, तो बेसिकली जो डेल्टा जेड है ये डिस्टेंस है। ठीक है, तो ऊपर वेलोसिटी है यानी LT -1, और नीचे डिस्टेंस है यानी L, तो L से L कट जाएगा, इसका डायमेंशन T की पावर -1 आ जाएगा पूरे का। ठीक है, और हमें ईटा का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। F यहाँ पे विस्कस फोर्स है, तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, MLT -2 बराबर माइनस हटा देते हैं, माइनस का क्या काम है यहाँ पे, ईटा A जो है ये एरिया है। ठीक है, तो एरिया जो होगा L² होगा इसका, और डेल्टा V अपॉन डेल्टा Z का हमने निकाल लिया T की पावर -1। तो यहाँ से हमारा ईटा का डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा, ये दोनों आप उधर भेज देंगे, तो ML T की पावर -2 अपॉन L² T की पावर -1। ठीक है, तो L से ये कट जाएगा, ये आ जाएगा M L की पावर -1,
और टी की पावर, ये भी एक टी से एक टी कट जाएगा, टी की पावर -1 बचेगा, ठीक है। तो ये आंसर आपका हो जाएगा m l की पावर -1 टी की पावर -1। तो ये डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 8th क्वेश्चन है द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस म्यू नॉट इज। तो म्यू नॉट का डायमेंशनल फार्मूला जनरली आप याद कर लेते हैं, लेकिन मुझे याद नहीं है। तो अगर आपको नहीं याद है तो एक फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं इसको निकालने के लिए। आपको पता होगा अगर दो वायर्स हैं और दोनों में मान लेते हैं इसमें I1 करंट है और इसमें I2 करंट है, ठीक है। I1 और I2 करंट इसमें बह रहा और ये d डिस्टेंस की दूरी पे हैं दोनों, ठीक है। तो इनके बीच में जो फोर्स लगता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ हम जनरली लिखते हैं, इसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट बाई 2 पाई I1 I2 अपॉन डी, ठीक है। डी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू। ये जो डी है इसको कैपिटल डी लिख लो, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूले से आप म्यू नॉट का डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं अगर आपको नहीं याद, ठीक है। तो फोर्स का क्या होता है? एम एल टी माइनस 2। एल जो है वो लेंथ है, ये वायर की जो है लेंथ है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो एल जो है वो लेंथ है, म्यू नॉट का हमें निकालना है। 2 पाई का कोई डायमेंशन नहीं होगा, कांस्टेंट है। तो आई और आई को हम ए लिख लेते हैं, ए इंटू ए, ठीक। अपॉन डी जो है ये भी लेंथ है, ठीक है। तो अब ये लेंथ और ये लेंथ ये वाली काट देते हैं, ये लेंथ कट गई। अब म्यू नॉट जो है ये आ गया एम एल टी की पावर -2 और ए स्क्वायर जो है ये इधर आ जाएंगे तो ए की पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये ए स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर इधर नीचे आ जाएगा और ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा म्यू नॉट का, एम एल टी की पावर -2 ए की पावर -2। तो एम एल टी की पावर -2 ए की पावर, ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, यही वाला ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं आंसर, ठीक। तो आसान क्वेश्चन था, ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा आपका। 9th क्वेश्चन में बोला है अ सर्टेन बॉडी वेट्स 22.42 ग्राम एंड हैज मेजर्ड वॉल्यूम ऑफ 4.7 cc. The possible error in measuring mass and volume are 0.01 gram and 0.1 cc. Then maximum error in the density will be. तो एरर का क्वेश्चन है और आपको पता है डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अब जो एरर दिया गया है मास में, यानी डेल्टा एम, इसको लिख लेते हैं हम। मास में जो एरर दिया गया है वो 0.01 ग्राम दिया गया है और डेल्टा वी यानी वॉल्यूम में एरर दिया गया है 0.1 cc, ठीक है। और पूछा गया है मैक्सिमम एरर इन डेंसिटी, तो डेंसिटी में क्या एरर होगा? अब इसके लिए, इस फॉर्मूले के लिए हम लिख सकते हैं डेल्टा डी बाई डी, ठीक है। यानी फ्रैक्शनल एरर इन डेंसिटी इज इक्वल टू डेल्टा एम अपॉन एम, यानी फ्रैक्शनल एरर इन मास, प्लस डेल्टा वी अपॉन वी, यानी फ्रैक्शनल एरर इन वॉल्यूम, ठीक है। अब इसी से हम निकाल सकते हैं आंसर, तो मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो डेल्टा डी अपॉन क्या निकालना है? मैक्सिमम एरर इन डेंसिटी। अच्छा, परसेंटेज एरर निकालना है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन परसेंट में है, तो तीनों को 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तीनों को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज में सारा कन्वर्ट हो गया। अब ये परसेंटेज, ये पूरा चीज़ जो है इसको हम पढ़ेंगे परसेंटेज एरर इन डेंसिटी, और वही चीज़ हमें बतानी है ऑप्शन में, तो यही चीज़ हमें निकालना है। अब इस पूरे को हम बार बार इतना बड़ा नहीं लिखेंगे, हम इसको एक्स लिख देते हैं, ठीक है। तो परसेंटेज एरर इन डेंसिटी को हम एक्स लिख रहे हैं। ये हो गया डेल्टा एम अपॉन एम। डेल्टा एम जो है वो 0.01 है और मास जो है वो ओरिजिनल मास 22.42 ग्राम दिया गया है, 42 इंटू 100 प्लस डेल्टा वी अपॉन वी। डेल्टा वी जो है वो 0.1 है और वॉल्यूम दिया गया है 4.7 cc, 4.7 इंटू 100, ठीक है। तो x हो गया, इसको सॉल्व करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो जाएगा, या इसको ऐसे काट दो, किसी भी तरीके से कर लो। ये बेसिकली आ जाएगा 100 अपॉन 2242 प्लस ये हो जाएगा 100, ये हम काट देते हैं, इसको 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 अपॉन 47, ये हो जाएगा। अब इसको ऐड करना है, मतलब आपको सॉल्व करके ऐड करना है, तो मैं थोड़ा कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ और आप करिए, ठीक है। तब तक तो आप सॉल्व करेंगे तो कुछ इस टाइप की वैल्यूज आएंगी और इसको आप ऐड करेंगे तो लगभग 2.16 के आसपास आंसर आएगा, ठीक है, 2.16%, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा वो बी वाला आपको लगाना है, ठीक है, क्योंकि आंसर करेक्ट नहीं आ रहा है, ये 2.16 के, आप 2.17 के आसपास ही आंसर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो 10th क्वेश्चन है
टर्पेंटाइन ऑयल इज फ्लोइंग इन अ ट्यूब ऑफ लेंथ L एंड रेडियस R. द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ ट्यूब इज P. द विस्कोसिटी ऑफ ऑयल इज गिवन बाई दिस इक्वेशन where V is velocity and X is distance. Dimension of eta R. अगेन वही कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन पूछा गया है, तो यही डी ऑप्शन सही होगा आपका, ml-1 t-1. लेकिन निकाल लेते हैं फिर से, अभी हमने निकाला था, फिर से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन जो हमें दी गई है वो कुछ इस तरीके की है, ईटा इक्वल टू पी आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4VL। अब इसमें से 4 से हमें कोई मतलब ही नहीं, तो 4 हटा देते हैं हम, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दो। P यहाँ पे जो है वो प्रेशर डिफरेंस है, तो प्रेशर की यूनिट लगेगी, यानी ml-1 t-2, ठीक है। ये प्रेशर की यूनिट मैंने आपको निकाल के दिखाई थी, ठीक है। तो ये हो गया, और आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अब ये भी डिस्टेंस है आर भी, और एल जो एक्स है ये भी डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये जो टोटल डायमेंशन होगा इसका वो एल ही आएगा, ठीक है, एल स्क्वायर, ठीक। फिर नीचे क्या है, v यानी वेलोसिटी है, तो ये हो जाएगा LT-1, और l जो है ये डिस्टेंस यानी l, ठीक है। तो देखो ये l और ये l स्क्वायर हो गया, और ये इससे कट गया, ठीक है। t⁻⁻1 और t⁻⁻2 ये भी कट जाएगा, तो m l⁻⁻1 और एक ही t बचेगा t⁻⁻1। तो देखो अगेन वही आंसर आ गया हमारा ml-1 t-1, ठीक है। तो आसान है ये भी क्वेश्चन। तो चलते हैं अगले पे। क्वेश्चन 11, द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट पूछी गई है, वॉट पर मीटर पर केल्विन होती है, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट याद कर लो, वो ज़्यादा ठीक है, यही यूनिट होती है, यानी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट याद कर लो इसको। 12th क्वेश्चन है, द डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल इन सीजीएस सिस्टम इज 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इन अ सिस्टम इन विच यूनिट ऑफ लेंथ इज 10 सेंटीमीटर एंड यूनिट ऑफ मास इज 100 ग्राम, द वैल्यू ऑफ डेंसिटी विल बी। तो देखो सीजीएस सिस्टम में डेंसिटी दी गई है और किसी दूसरे सिस्टम में निकालनी है, और इसको निकालने के लिए आपको ये पता होना चाहिए एन यू का प्रोडक्ट जो होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। एन यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, यू जो होता है यूनिट होता है, यानी n1 u1 जो होगा वो n2 u2 के बराबर होगा, ठीक। तो अब n1 मतलब एक यूनिट के बारे में इस तरफ लिख दीजिए, दूसरे यूनिट के बारे में इस तरफ लिख दीजिए, ठीक है। तो n1 की वैल्यू हमें दी गया है 4, ठीक है, 4, और u1 जो यूनिट दी गई है वो दिया गया ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो ये ग्राम हो जाएगा पर सेंटीमीटर क्यूब, इस तरीके से लिख लीजिए। दूसरे साइड n2 की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है, और u2 दूसरी यूनिट क्या दी गई है, लेंथ 10 सेंटीमीटर यूनिट में है, और मास जो है वो 10 ग्राम है, 100 ग्राम है, सॉरी। तो मास जो है यानी ग्राम जो है ये 100 ग्राम होगा यहाँ पे, इस यूनिट में भाई 100 ग्राम होता है ना मास, तो यहाँ पे हम 100 ग्राम रखेंगे, और जो वो लेंथ है 10 सेंटीमीटर है उसको हम रखेंगे 10 सेंटीमीटर और इसको क्यूब कर देंगे, ठीक। तो मतलब ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसी तरीके से होना चाहिए ना, ठीक है। तो यही अब सॉल्व कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा। तो ये ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, और जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये 10 जो है 1000 हो जाएगा, और सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, तो सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा 4 बराबर n2 इंटू 100 अपॉन, जब ये ब्रैकेट खुलेगा 10 जो है वो 10 का क्यूब हो जाएगा ना, तो 1000 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसी को सॉल्व कर लो, ये 0 कैंसिल हो गया, ये 10 बचा, इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, n2 वैल्यू आ गई 40, ठीक है, n2 वैल्यू 40 आ गई, ठीक। तो ये आसान क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए n और u का प्रोडक्ट जो होता है कांस्टेंट होता है, तो इससे आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका कौन सा, बी सही हो गया, ठीक है। तो आंसर हो गया बी। 13th क्वेश्चन है, द डायमेंशंस ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर -1/2 r। तो हमें दिया गया है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होल की पावर -1/2, इसका डायमेंशन निकालना है। अब या फिर आप इसमें परेशान रहिए, या फिर आपको एक रिलेशन याद हो, c = 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये रिलेशन आपको याद हो, ठीक। c यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट है, और इसी की वैल्यू तो हमें निकालनी है। देखो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना, c = 1/, इस पूरे को हम लिख सकते हैं म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर 1/2, ठीक है। रूट लगाए, इसको 1/2 लिख सकते हैं, और ये जब पूरा ऊपर जाएगा तो पावर माइनस में हो जाएगी, यानी हम लिख सकते हैं c = म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर -1/2, ठीक है। जब ये ऊपर जाएगा तो पावर माइनस में हो जाएगी, और अब यही तो निकालना है, इसी की वैल्यू निकालनी थी, और इसके डायमेंशन c के बराबर आएगा, और c है क्या, स्पीड ऑफ लाइट, यानी LT-1, ठीक है।
तो स्पीड का जो डायमेंशन होगा वही इसका डायमेंशन होगा। और इसी में जब हमारे टीचर ने मतलब हमें ये क्वेश्चन दिया था, इसमें हम लोग बहुत परेशान हुए थे। ये रिलेशन आपको पता है तो 2 सेकंड में ये हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, LT-1 यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर जो है वो बी वाला हो जाएगा, ठीक। 14th क्वेश्चन है, द डैम्पिंग फोर्स ऑफ एन ऑसिलेटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, द यूनिट्स ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आर। तो देखो डैम्पिंग फोर्स दिया गया है, इसको हम F लिख लेते हैं। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के, ठीक है, तो V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब हम अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाएंगे, हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, उसको हम K मान लेते हैं, तो K भी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे K की वैल्यू निकालनी है, तो आसान है इसको। तो ये V उधर जाएगा तो K जो हो जाएगा F/V। F जो होता है वो फोर्स है, तो mL/T⁻⁻2 और V वेलोसिटी है यानी L⁻⁻1। ये कट जाएगा, एक टाइम भी कट जाएगा और आंसर आ जाएगा m⁻⁻1, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। अच्छा, यूनिट में दिया गया तो यूनिट मास की हो जाती है किलोग्राम और पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। टाइम का यूनिट T-1 है ना, तो पर सेकंड हो जाएगा, तो किलोग्राम पर सेकंड आंसर यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन हो जाएगा। 15th क्वेश्चन है, इन एन एक्सपेरिमेंट 4 क्वांटिटीज A, B, C and D आर मेजर्ड विद परसेंटेज एरर 1%, 2%, 3%, 4% रेस्पेक्टिवली। क्वांटिटी P इज कैलकुलेटेड एज ये, परसेंटेज एरर इन P इज, ठीक है। तो हमें दिया गया है P जो है वो A³ B² C/D, ये P का फॉर्मूला है, ठीक है। P कोई भी इमेजिन कर लिया इन्होंने कि कोई भी P कोई चीज़ है, उसका ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो परसेंटेज एरर इन P और A, B, C, D में परसेंटेज एरर बताया गया है, P में हमें निकालना है, ठीक है। तो परसेंटेज एरर जो होता है यानी ΔP/P × 100 ये हो जाएगा। अब इन सारों को ऐड ही करना है बस, ठीक है, क्योंकि A³ है तो जो आपको पता है पावर जो होती है वो सामने आ जाती है। तो ये हो जाएगा 3 × परसेंटेज एरर, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, परसेंटेज एरर इन A, ठीक। जो भी A में परसेंटेज एरर होगी उसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि 3 जो है वो A⁻³ लगा हुआ है, ठीक है, 3 पावर में है, ठीक है। प्लस, अब सारी चीज़ें प्लस ही होंगी क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई ही डिवाइड है, B का स्क्वायर, ठीक है। तो और यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, 2 × परसेंटेज एरर इन B, ठीक है, प्लस परसेंटेज एरर इन C प्लस परसेंटेज एरर इन D, ठीक है। समझ पा रहे हैं ना आप लोग? देखिए जो पावर होती है वो सामने आ जाती है, ठीक है। तो जो परसेंटेज एरर P होगा इसको हम निकालेंगे तो ये A³ है, तो ये जो 3 है ये आगे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे B² है तो जो 2 है आगे आ जाएगा। C और D में पावर 1 1 है तो हम 1 1 लिख सकते हैं यहाँ, मतलब 1 है तो कुछ लिखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। अब ये हमें दिया गया है, परसेंटेज एरर इन A दिया गया है, इसीलिए मैंने पूरा नहीं लिखा क्योंकि हमें दिया गया है। देखो परसेंटेज एरर जो है A में 1% है, B में 2% है, ये चीज़ हमें दिया गया है, ठीक है। C में 3% और 4 में D%। तो हमें इसी तरीके से इसको कर लेना है। 3 A में 1% है, ठीक है, तो 3 × 1 हो जाएगा, प्लस 2 × B में 2% है, 2 हो जाएगा, प्लस C में 3% है तो ये 3 हो जाएगा, प्लस D में 4% है तो ये 4 हो जाएगा, ठीक। 3 × 1 = 3 प्लस 2 × 2 = 4 प्लस 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 4 3 7 3 10 4 14 14%, ठीक है। ये हमारा क्या आ जाएगा, परसेंटेज एरर इन P, ठीक है। तो परसेंटेज एरर P जो होगा 14% आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे आपका B ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो लिखा हुआ है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, एक्चुअली ये माइंड मैप पे बना रहा था, वो माइंड मैप गलत हो गया था, तो जो भी पेज बचा था उस माइंड मैप में उसमें मैंने क्वेश्चन लिख लिया था, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 16th क्वेश्चन है, इफ फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट्स देन डायमेंशन ऑफ मास आर। तो हमें फंडामेंटल यूनिट जो है वो फोर्स, वेलोसिटी और टाइम लेनी है और इनका कुछ ना कुछ डायमेंशन लेना है, जैसे 1 2 3 जो भी है इस टाइप से, और उसका जो डायमेंशन है वो मास के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि F का X, F की पावर X, V की पावर Y और T की पावर जब हम Z रखेंगे तो वो मास के बराबर डायमेंशन आएगा, हम ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। अब X Y Z की वैल्यू हम निकाल लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो फोर्स जो होता है इसका डायमेंशन होता है mL⁻2
और इसकी पावर x, ठीक है, f की पावर x, तो ये पूरा f इसकी पावर x, ठीक है। v जो होता है इसका डायमेंशन होता है lt माइनस 1 इसकी पावर y, और टाइम जो है ये तो t ही होगा इसकी पावर z, ठीक है, बराबर m। अब जब ब्रैकेट खुलेगा तो m जो है इसकी पावर x हो जाएगी, और कहीं m है नहीं तो इसको इस तरीके से लिख दो m की पावर x, ठीक है। l जो है इसकी पावर यहाँ पे x हो जाएगी, यहाँ l की पावर y हो जाएगी। अब l की पावर x इंटू l की पावर y मल्टीप्लाई होगा तो l की पावर x प्लस y हो जाएगा, ठीक। t जो है इसकी पावर यहाँ पे -2x हो जाएगी, यहाँ पे t की पावर -y है, और यहाँ पे t की पावर z है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो जाएगा बराबर m। अब देखो यहाँ पे m की पावर x है, यहाँ m की पावर 1 है, यानी x जो है इसकी वैल्यू 1 होगी, ठीक है। एक चीज़ तो यहाँ से तुरंत हमें पता चल गई, ठीक है। यहाँ पे l की वैल्यू जो है वो x प्लस y है, यहाँ पे l कुछ नहीं है तो हम l की वैल्यू 0 लिख सकते हैं। l की पावर 0 मतलब क्या होता है, l की पावर 0 मतलब 1 हो जाएगा, ठीक है। किसी की पावर 0 मतलब 1 होता है, ठीक। तो यहाँ पे l की पावर देखो x प्लस y है, यहाँ l की पावर 0 है, यानी x प्लस y जो है वो 0 के बराबर होगा, ठीक है। x प्लस वाई जो है वो 0 के बराबर होगा। अब यहाँ से x जो है हमारा आ गया, सॉरी x तो हमने निकाल लिया है, y आ गया -x के बराबर, यानी y की वैल्यू हो गई -1, ठीक है। x की वैल्यू हमें निकाल ली थी ऑलरेडी, तो दूसरी वैल्यू हमें पता चल गई, y की वैल्यू -1 हो गई, ठीक है। तीसरी वैल्यू हम निकालते हैं इस वाले इक्वेशन से। अच्छा, यहाँ पे t की पावर ये, यहाँ पे t नहीं है तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं t की पावर 0, ठीक है। ये भी 1 ही हो जाएगा क्योंकि, तो ये पावर हो गई -2x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 0, ठीक। तो अब इससे हमें x और y की वैल्यू पता है, उसको रख देते हैं। x की वैल्यू 1 है तो ये -2 हो जाएगा, y की वैल्यू -1 है तो माइनस और माइनस ये प्लस में हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस जेड बराबर 0। तो ये z की वैल्यू हो जाएगी, ये जब इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में, यानी 2 - 1 यानी 1 आ जाएगा, ठीक। तो ये आंसर हो जाएगा आपका। तो x 1 है, y -1 है, z 1 है, यानी x y z यहाँ पे रख देते हैं। f जो है वो 1 होगा, v जो है वो -1 होगा और t 1 होगा, ठीक। ये हमारा जब डायमेंशन होगा तो इसका जो ओवरऑल सॉल्व करोगे तो आप मास के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो f v की पावर -1 और t, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा, आंसर जो है डी सही हो जाएगा, ठीक। तो 17th क्वेश्चन है, प्लैंक्स कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड न्यूटन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आर फंडामेंटल यूनिट्स, यहाँ पे यूनिट होगा। देन विच ऑफ दीज हैव डायमेंशंस ऑफ लेंथ, ठीक है। तो हमें लेना है प्लैंक्स कांस्टेंट यानी h को, स्पीड ऑफ लाइट यानी c को और g को, ठीक है। तो प्लैंक्स कांस्टेंट देखो, प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन हमें याद नहीं है तो मैं निकाल देता हूँ, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला होता है h न्यू, ठीक है। न्यू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, ई है एनर्जी। एनर्जी का जो डायमेंशन होता है वो होता है ml² t की पावर -2, h की हमें निकालनी है, और न्यू फ्रीक्वेंसी t की पावर -1 इसका डायमेंशन होता है। तो h के जो डायमेंशन आ गया वो हो गया ml² t की पावर -1, ठीक है। तो h का डायमेंशन होता है ml² t की पावर -1, c जो होता है स्पीड ऑफ लाइट है, ये तो lt की पावर -1, और g है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की न्यूटन यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग हम यूनिट निकाल लेते हैं। न्यूटन जो होता है फोर्स होता है, तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है ml t की पावर -2 मीटर स्क्वायर यानी लेंथ का स्क्वायर, और अपॉन किलोग्राम स्क्वायर यानी अपॉन m स्क्वायर, ठीक है। तो ये m से एक m कैंसिल हो जाएगा, यानी m की पावर -1 l³ t की पावर -2, ये यूनिट आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी g का मतलब g का डायमेंशन आ जाएगा। तो m की पावर -1 l³ और t की पावर -2, ठीक है। तो इस तरीके से आप, अगर नहीं याद है आपको यूनिट तो आप लिख सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इनको हमें फंडामेंटल लेना है और लेंथ की डायमेंशन आनी चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि h की पावर हम x लेंगे, c की पावर जो है y लेंगे, और g की पावर जब z लेंगे तो जो है फंडामेंटल यूनिट हमारा लेंथ आ जाएगा, ठीक है, लेंथ का डायमेंशन आ जाएगा, ठीक। अब h क्या है, ml² t की पावर -1, इसकी पावर x है, c जो है lt -1 है, इसकी पावर y है, और g है m की पावर -1 l³ t की पावर -2, इसकी पावर z है, और लेंथ इसकी यूनिट है, ठीक है। तो इसी को सॉल्व करना है आपको। अब
m की देखें तो m की पावर x यहाँ पे होगा और माइनस जेड यहाँ पे होगा, तो x माइनस जेड। l की बात करें तो l के यहाँ पे 2x होगा, यहाँ पे प्लस y है और यहाँ पे 3z होगा, प्लस 3z, ठीक है। फिर t की बात करें तो माइनस x यहाँ पे होगा, यहाँ पे भी माइनस y होगा और यहाँ पे माइनस 2z होगा, 2z होगा बराबर l, ठीक है। अब इसी को सॉल्व करना है, हमें 3 इक्वेशन मिल गई। अब यहाँ पे देखिए m की पावर ये है और यहाँ m कुछ नहीं है तो m की पावर 0 मान ले रहे हैं, ठीक है। m की पावर 0 और t की पावर भी 0 मान ले रहे हैं, तो x माइनस जेड जो है वो 0 के बराबर होगा, यहाँ से पता चलता है x माइनस जेड बराबर 0। एक इक्वेशन ये मिल गई, ठीक। दूसरी इक्वेशन हमें मिल गई 2x प्लस वाई प्लस 3z बराबर 1, ठीक है, क्योंकि l यहाँ पे 1 है ना, l की पावर, और यहाँ पे l की पावर ये इतनी है तो बराबर 1। ये दूसरी इक्वेशन मिल गई। और तीसरी इक्वेशन मिल जाएगी हमें माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2z बराबर 0, ठीक है, क्योंकि टाइम जो है यहाँ पे t की पावर 0 है, ठीक है। अब इसी को सॉल्व करना है, तो देखो यहाँ से पता चलता है x और z बराबर होंगे, ठीक है, कन्फर्म हो गया। 2x प्लस वाई 3z, अब इसमें से x के जगह पे हम z रख दे रहे हैं, ठीक है, तो रख के देखते हैं। 2z प्लस वाई प्लस 3z बराबर 1, ये हो गया 5z प्लस वाई बराबर 1, तो y की वैल्यू हो गई 1 माइनस 5z, ठीक, y की वैल्यू 1 हो गई। अब यहाँ पे भी हम x की जगह पे z रख दे रहे हैं, तो माइनस जेड माइनस वाई की जगह पे हम 1 माइनस 5z पूरा लिख देंगे, ठीक है, 1 माइनस 5z और माइनस 2z बराबर 0, ठीक है। तो ये हो गया माइनस जेड माइनस 1 प्लस 5z, जब ब्रैकेट खुलेगा तो साइन चेंज होएगा ना, 1 जो है वो माइनस में हो जाएगा और ये वाला माइनस जो है ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है, माइनस 2z बराबर 0। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो z है हर जगह पे, तो ये 5z है, पहले 2z माइनस 2z और माइनस 3z, 5z ऐसे लिख दे रहे हैं, माइनस 2z और माइनस 3, ये माइनस 2z और मतलब माइनस z, ये हो जाएगा माइनस 3z, ठीक है, और ये माइनस 1 जो है इधर भेज देंगे हम, बराबर 1, ठीक है। तो 5 में से 2 गए, 3 गए, 2 बचा, 2z बराबर 1, यानी z की वैल्यू आ गई 1/2, ठीक है, पॉजिटिव z की वैल्यू 1/2 आ गई। अब यहाँ पे y की वैल्यू मतलब z की वैल्यू रख के हम मतलब y की वैल्यू निकाल लेंगे, तो थोड़ा इधर कर देते हैं, ठीक है, इसको ये वाला पार्ट इस साइड कर दे रहे हैं, ठीक है। तो अच्छा, जो z आया वही x होगा, क्योंकि x और z बराबर है, तो ये भी याद रखिएगा, x की वैल्यू 1/2 होगी, ठीक है। अब y निकालते हैं, y इक्वल टू 1 माइनस 5z, y इक्वल टू 1 माइनस 5z, 5z के जगह पे 1/2, तो ये हो गया 1 माइनस 5/2, तो डायरेक्ट करते हैं, 2 1 2 माइनस 5, तो ये हो जाएगा माइनस 3/2, ठीक है। तो मतलब z की y की वैल्यू हमारी आ गई माइनस 3/2। तो अब देखते हैं इस तरह से कोई ऑप्शन है। अच्छा, अब इसमें हम रख के देख लेते हैं, ठीक है। x की वैल्यू हमारी आई है 1/2 और z की भी वैल्यू 1/2 आ गई है, यानी h की वैल्यू 1/2, z की वैल्यू g भी है, g की भी वैल्यू 1/2, ठीक है। देखिए x और z की वैल्यू 1/2, तो 1/2 रख दिया हमने, और c की वैल्यू जो है वो माइनस 3/2 आई है, तो c की पावर माइनस 3/2। अब इसको रीअरेंज करके हमें इसके फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसको अंडर रूट में ले लेते हैं, h और g को, ये अंडर रूट में आ गया h और g, ये दोनों। c जो है वो माइनस 3/2 है, जब नीचे जाएगा 1 अपॉन में जब हो जाएगा तो पावर प्लस हो जाएगी, तो ये इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, c की पावर प्लस में 3/2, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इस हिसाब से सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। तो मतलब थोड़ा लंबा क्वेश्चन था, लेकिन ऐसा नहीं कि टफ है, आसान है काफ़ी, ठीक है। और यहाँ पे आप रीअरेंज कर देंगे तो आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा, ठीक। 18th क्वेश्चन है, द वेलोसिटी v ऑफ अ पार्टिकल एट टाइम t इज गिवन बाय v इक्वल टू at प्लस b अपॉन t प्लस c, वेयर a b एंड c आर कॉन्स्टेंट, द डायमेंशंस ऑफ a b एंड c आर। तो हमें एक क्वेश्चन दे रखी है, v इक्वल टू at प्लस b अपॉन t प्लस c, ठीक है।
अब ए बी सी इनके डायमेंशन हमें निकालने हैं, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आपको पता है, वही हम लगाएंगे यहाँ पे। डायमेंशन जो v का होगा वही at का होगा, ठीक है। और v यहाँ पे वेलोसिटी है, तो v का डायमेंशन lt-1, a कांस्टेंट है, t टाइम है, ठीक है। तो यहाँ से a का डायमेंशन आ गया lt-2, ठीक। ये टाइम इधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, ठीक है। a का डायमेंशन आ गया। अच्छा, यहाँ पे देखिए आप t और c ये दोनों जुड़ रहे हैं, और दो क्वांटिटी जुड़ती हैं तो उनका डायमेंशन सेम होना चाहिए, यानी जो ये c है इसका भी डायमेंशन t के बराबर होगा, यानी c का डायमेंशन जो होगा वो टाइम होगा, ठीक है। तो ये हमारा c का भी आ गया। फिर अब हम इसको और इसको कंपेयर करेंगे। वेलोसिटी जो है इसका डायमेंशन है lt-1, इसका डायमेंशन बराबर होगा b/t + c के। t जो है टाइम है, c टाइम है, मतलब नीचे टोटल डायमेंशन टाइम ही बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे t आ जाएगा, ठीक। अब ये t इधर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो कैंसिल हो जाएगा, b की वैल्यू आ जाएगी l, ठीक है। तो b का डायमेंशन l आ जाएगा, ठीक है। यहाँ t-1 है, यहाँ t+1 है, दोनों मल्टीप्लाई हो गए, कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो lt-2 t और l, सॉरी lt-2 l और t, ठीक है। a b c इस तरीके से लिखा होगा, lt-2 l और t, a ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आंसर हमारा a ऑप्शन होगा। 19th क्वेश्चन है डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस का डायमेंशन हमें बताना है। अब इसको आप या फिर याद कर सकते हैं या फिर ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। आपको पता है जो हीट होती है, जो मतलब रेजिस्टेंस के अंदर डेवलप होती है, उसका फॉर्मूला होता है I²RT, ठीक है। इसके अलावा V²R इंटू टी ये भी होता है, इसको हम यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे जो V है ये पोटेंशियल है, तो ये हमें पोटेंशियल का डायमेंशन फॉर्मूला हमें नहीं पता है, तो इसी वजह से हम ये वाला इक्वेशन यूज़ करेंगे, ठीक है। I²RT हीट क्या है, एक तरीके की एनर्जी है। एनर्जी का फॉर्मूला मैंने बताया था, आपको याद होना चाहिए, mL²T⁻²। I जो है यहाँ पे I ही रखा गया, देखिए, ठीक है। I² इसी तरह रख देते हैं। R का डायमेंशन हमें निकालना ही है, और T यहाँ पे टाइम है, ठीक है। तो R का डायमेंशन हो गया mL²T⁻² इंटू T, यानी कि ये हो गया mL², और T जब यहाँ पे ऊपर जाएगा तो T⁻³ हो जाएगा और I⁻² हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा डायमेंशन आ जाएगा रेजिस्टेंस का। अगर आप याद कर सके तो याद कर लीजिए, नहीं तो मैं तो निकालना प्रेफर करता हूँ, मुझे इतना याद नहीं हो पाता है, ठीक। तो इस तरीके से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, mL²T⁻³ mL²T⁻³ सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो 20th क्वेश्चन है इफ द एरर इन मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज 2%, देन द एरर इन वॉल्यूम इज। तो स्फीयर के रेडियस में एरर दिया गया है, वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, स्फीयर का वॉल्यूम जो होता है 4/3 πr³, ठीक है। यही फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का। अब 4/3 कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, तो हमें v और r से मतलब है। अब यहाँ पे क्योंकि परसेंटेज एरर दिया गया है तो हम इसको परसेंटेज एरर के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो डेल्टा v/v इंटू 100, ये क्या है, परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, इक्वल टू ये 3 जो है सामने आ जाएगा, यानी 3 इंटू डेल्टा r/r इंटू 100। ये पोर्शन क्या है, परसेंटेज एरर इन रेडियस, ठीक है। और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 2%, ठीक। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 यानी 6% हमारा परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम होगा, ठीक है। तो 6% आंसर, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। 21st क्वेश्चन है विच टू ऑफ फॉलोइंग 5 फिजिकल पैरामीटर हैव सेम डायमेंशन। इन पांचों में से किसका डायमेंशन सेम होगा, ठीक है। तो पांचों का निकालना पड़ेगा हमें, तो एक एक करके निकालते हैं। एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, इसको एनर्जी डेंसिटी कहते हैं। तो एनर्जी का डायमेंशन होता है mL²T⁻², वॉल्यूम होता है L³, तो ये हो गया mL⁻⁻1 T⁻², ठीक है। B है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि डायमेंशनलेस होता है, ठीक है। तो इसके आगे हम लिख देते हैं D-लेस, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया डायमेंशनलेस, ठीक है। C है यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का भी कोई डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी डायमेंशनलेस होगा, डायमेंशनलेस ये भी है। D क्या है, यंग्स मॉडुलस, तो D इधर लिखते हैं, ठीक है। D है हमारा यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस निकालने के लिए हम स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। और आपको पता है स्ट्रेन जो होता है इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, तो जो स्ट्रेस का डायमेंशन होगा वही यंग्स मॉडुलस का। और स्ट्रेस क्या होता है, एक तरह का प्रेशर होता है, ठीक है। तो जो यंग मॉडुलस का डायमेंशन आएगा वो प्रेशर के डायमेंशन के बराबर, यानी कि स्ट्रेस के डायमेंशन के बराबर, यानी mL-1 T⁻², ठीक है।
तो ये हो जाएगा स्ट्रेस का। फिर आते हैं ई पे। ई क्या है हमारा? मैग्नेटिक फील्ड। इसका डायमेंशन आप याद रखो, ये होता है m a की पावर t की पावर -2 और a की पावर -1। ठीक, तो इसका डायमेंशन, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन है, इसको आप याद रखो। ठीक है, क्योंकि निकालोगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, टाइम काफ़ी लगेगा। ठीक है, तो कौन कौन सा सेम है अगर हम देखें तो ये दोनों डायमेंशन लेस है। a में ml -1 t की पावर -2 और d, तो a और d वाला हमारा सेम है, इस वजह से a और d हमें आंसर लगेगा। इसके आगे एक्चुअली ऑप्शन भी था, उस ऑप्शन में लिखा था a एन d, a एन b, b एन c, c एन d, इस तरीके से ऑप्शन थे। ठीक है, तो मैंने उतना लिखा नहीं है। तो a और d का डायमेंशन सेम होगा और ये दोनों डायमेंशन लेस है। ठीक है, तो यहाँ पे a और d ऑप्शन सही हो जाएगा। 22nd क्वेश्चन है, द डायमेंशंस ऑफ हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर वेयर एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी एंड ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके दो तरीके हैं, या फिर आप एप्सिलॉन नॉट रखो और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन रखो, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करो। ये आपको पता हो कि ये जो फॉर्मूला है ये एनर्जी डेंसिटी का होता है, और एनर्जी डेंसिटी हमने अभी देखा था कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है। एनर्जी का डायमेंशन यानी ml² t की पावर -2, वॉल्यूम यानी L3, तो डायमेंशन आ जाएगा m L की पावर -1 t की पावर -2। ठीक है, तो ml की पावर -1 t की पावर -2, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो होता है फॉर्मूला हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर एनर्जी डेंसिटी का होता है। ठीक, 23rd क्वेश्चन है, इफ द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर गिवन बाय m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c, देन द क्वांटिटी इज वेलोसिटी इफ। अच्छा, a b c और वैल्यू रखनी है हमको, देखना है कि वेलोसिटी है कि क्या है। ठीक है, तो अगर हम a 1 रख दे और b 0 रख दे, c -1 रखे, तो क्या वेलोसिटी आएगा? नहीं आएगा, वेलोसिटी में m आता ही नहीं है। ठीक है, तो a ऑप्शन गलत है। एक्सेलरेशन इफ a = 1, b = 1, c = एक्सेलरेशन का क्या होता है डायमेंशन फॉर्मूला? l t की पावर -2। ठीक है, अगेन इसमें a की पावर a1 रखा है, यानी m की पावर 1 रखा है, जो कि m आता ही नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये भी गलत है। फोर्स इफ a = 0, फोर्स के फॉर्मूले में मास आता है। ठीक है, तो यहाँ पे a 0 नहीं हो सकता है, तो ये भी गलत है। प्रेशर इफ a = 1, b = -1, c = 1, ये सही है। प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला आपने पढ़ा है ml, एक सेकेंड, ml -1 t की पावर -2। ठीक है, तो प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला सही है, यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 24 क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ डायमेंशंस ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट एंड दैट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आर डायमेंशन ऑफ। तो प्लैंक्स कांस्टेंट और मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी h और I, इसका हमें I यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ठीक है, IM लिख देता हूँ। ठीक है, तो इसका हमें रेशियो निकालना है। तो अब E जो H जो होता है प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, और इसका डायमेंशन हम इसी तरह के निकालते हैं, एनर्जी ऑफ फोटॉन = h न्यू। ठीक, एनर्जी क्या होता है ml² t की पावर -2 = h, और न्यू जो होता है फ्रीक्वेंसी होती है t की पावर -1, तो h जो होगा वो आ जाएगा ml² t की पावर -1। ठीक है, ये एक कट जाएगा। ठीक है, तो ये h का फॉर्मूला हो जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला, यानी ml² t की पावर -1। और I क्या होता है mr²। बेसिकली I आपने पढ़ा होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉमन जो जनरल फार्मूला होता है mr² होता है। ठीक है, तो m यहाँ पे मास है और r जो है लेंथ हो जाएगी यहाँ पे l², तो m से m कट गया, l² से l, यानी t की पावर -1, और ये फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन है, तो यहाँ पे b ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आपका b हो जाएगा। ठीक, 25th क्वेश्चन है, द फोर्स F इज गिवन बाय एक्सप्रेशन F = a cos bx प्लस c sin dt where x is the displacement in time t, then dimensions of d upon b is same as। तो d upon b का डायमेंशन, और हमें इक्वेशन क्या रखी है, F = a cos bx प्लस c sin dt। ठीक है, तो इसमें d अपॉन b हमें निकालना है। अब देखो cos के आगे जो लिखा होता है, यानी cos जो थीटा होता है, ये थीटा का डायमेंशन जो होता है वो 0 होता है, यानी bx का डायमेंशन 0 होगा। इसी तरीके से साइन के आगे जो लिखा है, यानी dt का डायमेंशन 0 होगा। ठीक है, इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन 0 होगा टोटल। तो b तो है कांस्टेंट, x यहाँ पे डिस्टेंस यानी लेंथ का डायमेंशन हो जाएगा, और ओवरऑल डायमेंशन इसका 0 होगा, यानी m0 l0 t की पावर 0, इस तरीके से लिख सकते हैं हम। तो b का जो डायमेंशन हो जाएगा वो आ जाएगा l की पावर -1। ठीक, जब l इधर जाएगा तो b जो है l की पावर -1 आ जाएगा। इसी तरीके से dt का भी 0 होगा, d यहाँ पे कांस्टेंट है, t टाइम है, और इसका भी डायमेंशन 0 है। ठीक, तो यहाँ से डायमेंशन आ जाएगा d का t की पावर -1। ठीक, अब b, अच्छा d अपॉन b कहा गया है,
तो d अपॉन बी कर लेते हैं यहाँ पे, d अपॉन बी इक्वल टू डी क्या है, टी की पावर -1 और l की पावर -1। ठीक है, अब इसको अगर थोड़ा सही करके लिखें, l ऊपर ले जाएंगे तो ये -1 जो होगा +1 हो जाएगा। ठीक है, तो l टी की पावर -1 हो जाएगा और ये वेलोसिटी का डायमेंशन है। ठीक है, तो यानी जो d अपॉन बी है इसका डायमेंशन वेलोसिटी के डायमेंशन के बराबर होगा, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, 26 क्वेश्चन, द डायमेंशनल फार्मूला फॉर रेनॉल्ड्स नंबर इज। तो रेनॉल्ड नंबर जो होता है डायमेंशन लेस होता है, ये जो होता है इसका डायमेंशन m0 l0 t0 यानी डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कुछ डायमेंशन लेस क्वांटिटीज़ हैं, उनका फॉर्मूला आपको मतलब पहले से पता होना चाहिए कि डायमेंशन लेस है वो। ठीक है, जैसे ये हो गया पॉइजन्स रेशियो हो गया, स्ट्रेन हो गया। ठीक है, तो इसको याद करके रखिए कि रेनॉल्ड्स नंबर जो होता है डायमेंशन लेस होता है। 27 क्वेश्चन है, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ मेटल शीट्स आर 3.124 मीटर and 3.002 मीटर रेस्पेक्टिवली, द एरिया ऑफ द सीट अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर इज। तो अब देखो, क्योंकि सारे आंसर में देखो अलग अलग सिग्निफिकेंट नंबर दिए गए हैं। यहाँ पे जैसे 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 6-7 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 4 है और 4 सिग्निफिकेंट का फिगर का आपका पूछा गया है। तो इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है आपको, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर यही आएगा। बस 4 सिग्निफिकेंट फिगर देख लो किस में है और ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगर आप मल्टीप्लाई करना भी चाहें तो मैं कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं आंसर वही आ रहा है हमारा 9.378248। ये देखो 9.378248, लेकिन हमें 4 ही सिग्निफिकेंट यूज़ करने हैं, 4 ही सिग्निफिकेंट फिगर यूज़ करने हैं। तो ए ऑप्शन देखिए, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 28 क्वेश्चन है, विच पेयर डोंट हैव इक्वल डायमेंशन। तो इक्वल डायमेंशन किसका नहीं है, ठीक है, निकाल के देख लेते हैं डायरेक्ट। तो अगर ए ऑप्शन में देखें तो हमारे पास एनर्जी है और टॉर्क। तो एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, ml² टी की पावर -2। टॉर्क का क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है टॉर्क में, F डॉट आर। तो फोर्स क्या होता है, ml टी की पावर -2 और इंटू l। तो इसका भी वही फॉर्मूला आ जाएगा, ml² टी की पावर -2, इसका भी आ जाएगा। ठीक है, तो इनका दोनों का तो सेम है। बी का देख लेते हैं, बी में हमारे पास फोर्स है और इम्पल्स है। तो फोर्स जो होता है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ml टी की पावर -2 होता है। इम्पल्स जो होता है ये F डॉट dt होता है, छोटे टाइम के लिए लगाया गया जो फोर्स होता है। अब ऑब्वियसली इसका डायमेंशनल फॉर्मूला अलग आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे सिर्फ फोर्स है, यहाँ फोर्स के साथ टाइम भी है, लेकिन निकाल लेते हैं। तो ये हो गया ml टी की पावर -2 इंटू टी। ठीक है, dt मतलब ये टाइम है ना, तो t, और ये हो गया ml टी की पावर -1। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसका अलग अलग आ रहा है और यही हमें पूछा गया है किसका नहीं है इक्वल। ठीक है, तो बाकी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं एक बार। सी ऑप्शन अगर हम देखें तो सी में हमारे पास है एंगुलर मोमेंटम, जिसको एल से डिनोट करते हैं, और प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, तो एल जो होता है इसको प्लैंक्स कांस्टेंट इसलिए लिख देते हैं। एल जो होता है क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम, mvr इसका फॉर्मूला होता है। मास क्या है, m, v है वेलोसिटी यानी lt-1 और r डिस्टेंस यानी l। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया ml² टी की पावर -1। प्लैंक्स कांस्टेंट का अभी थोड़ी देर पहले हमने निकालना था और डायमेंशनल फॉर्मूला इसका आया था ml² टी की पावर -1। ठीक है, तो इसका भी सेम हो गया। फिर डी वाला ऑप्शन भी देख लेते हैं। डी ऑप्शन में कौन कौन है, इलास्टिक मॉडुलस है जिसको हम इस तरीके से डिनोट कर लेते हैं, और प्रेशर है। ठीक है, और इलास्टिक मॉडुलस जैसे यंग्स मॉडुलस ले लें, तो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला हमने निकाला था अभी, वो आया था ml² टी की पावर ml-1 आया था ना, ml-1 टी की पावर -2 आया था। और प्रेशर भी ऑब्वियसली ml-1 टी की पावर -2 ही होता है। ठीक है, तो इसका भी डायमेंशन सेम है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जो बी ऑप्शन है इसमें डायमेंशन अलग अलग है दोनों के। ठीक है, तो आंसर हमारा बी हो गया। ठीक है, तो एग्जाम में इतना टाइम नहीं लगाना है, एग्जाम में आप डायरेक्ट सोचिएगा थोड़ा सा, तो फॉर्मूले के थ्रू सोच लीजिएगा तो आंसर जल्दी आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 29 में डायमेंशंस ऑफ ओम आर सेम इज। ओम मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस की यूनिट है ना, तो रेजिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है पहले यही लिख लो, ml² टी की पावर -3 और i की पावर -2। ठीक है, हमें अब थोड़ी देर पहले अभी निकाला था हमने, तो ये होता है रेजिस्टेंस का डायमेंशन, और इसमें से हमें बताना है कि कौन सा रेजिस्टेंस के डायमेंशन के बराबर होगा। ठीक है, तो h यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट है और इसका भी डायमेंशन हमें पता है, अभी थोड़ी देर पहले निकाला था, ml² टी की पावर -1, और e यहाँ पे चार्ज है। तो e जो है वो it होता है, i इंटू टाइम,
और इसको आई टी लिख लो या फिर ए टी लिख लो, क्योंकि यहाँ हमने आई लिखा है तो आई टी ही लिख लेते हैं, आई और टी। ठीक है, देखो जो करंट होता है वैसे उसके लिए हमेशा ए लिखना चाहिए। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में ऑलरेडी आई दिया रहता है तो हम आई यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो करंट के लिए हमेशा ए लिखना चाहिए, लेकिन आई दिया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आई भी लिख सकते हो। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं। देखो स्क्वायर एच को स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, अगर स्क्वायर करोगे तो एम स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर रेजिस्टेंस में एम अकेला है। ठीक है, तो एच तो जहाँ जहाँ स्क्वायर है यानी बी वाला तो गलत हो जाएगा और ई वाला भी गलत हो जाएगा, ये दोनों गलत हो जाएंगे, यानी ए और सी को चेक करना है हमें बस। अब ए सी में देख लेते हैं, जैसे ए वाला ऑप्शन देखते हैं, एच अपॉन ई। एच क्या है, एम एल स्क्वायर टी की पावर -1 और ई जो है वो आई टी है। तो ये भी नहीं हो पाएगा क्योंकि एक ही आई है, जबकि यहाँ पे हमें 2 आई चाहिए। देखिए यहाँ पे 2 आई चाहिए, यहाँ पे एक ही आई है। ठीक है, तो इस तरीके से एनालाइज कर लो, पूरा सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब सी वाला ऑप्शन ही बचा, यही होगा ही सी वाला ऑप्शन, एच अपॉन ई स्क्वायर। देखो एच यहाँ पे है एम एल स्क्वायर टी की पावर -1 और ई स्क्वायर यानी आई स्क्वायर और टी स्क्वायर। ठीक है, 2 आई हमें यहाँ पे मिल गए, तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी, ये टी की पावर 2 ऊपर जाएगा तो टी की पावर -3 हो जाएगा टोटल, और आई की पावर -2। ठीक है, तो आई की पावर -2 ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो एच अपॉन ई स्क्वायर यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ आंसर सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक, तो क्वेश्चन 30 पे पहुँच गए। इन इक्वेशन P + A अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू B थीटा अपॉन V, where P is pressure, V volume, theta is temperature and A and B are constants. Dimensions of A will be. तो A का डायमेंशन पूछा गया है और इक्वेशन जो हमें दी गई है ये है P + A अपॉन वी स्क्वायर बराबर B थीटा V। ठीक है, तो A का डायमेंशन पूछा गया है। अब ये तो कंफर्म है कि P का डायमेंशन और A अपॉन वी स्क्वायर इसका डायमेंशन बराबर होगा क्योंकि ये ऐड हो रहे हैं। ठीक है, तो P यहाँ पे क्या है, प्रेशर है, ml स्क्वायर टी की पावर बार गलत हो जा रहा है, ml -1 टी की पावर -2 ये प्रेशर हो गया। इसका डायमेंशन सेम होगा A अपॉन वी स्क्वायर के, A तो A है, V यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम है। ठीक है, तो V का स्क्वायर यानी वॉल्यूम जो होता है L क्यूब होता है, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमारा A का डायमेंशन आ जाएगा m L की पावर -1 टी की पावर -2 इंटू ये L की पावर 6 हो जाएगा। ठीक, और ये आप मल्टीप्लाई करेंगे तो m L की पावर 5 बचेगा टी की पावर -2। ये हमारा A का डायमेंशन, और A ही पूछा गया ना, डायमेंशन ऑफ A। हाँ, तो A पूछा गया, m L की पावर 5 टी की पावर -2, तो m L की पावर 5 टी की पावर, ये दोनों ऑप्शन मैंने सेम रख दिया है, m L की पावर 5 टी की पावर -2। हाँ, ये ऑप्शन सही हो जाएगा B वाला। ठीक है, तो आंसर हमारा B ऑप्शन है। ठीक, एम एल की पावर 5 टी की पावर -2, हाँ सही है। अच्छा, ये भी ध्यान देना, कभी कभी मैंने ए के बाद बी यहाँ पे लिखा है, फिर सी यहाँ पे लिखा है, और कभी कभी ए के बाद बी यहाँ लिख दिया है, सी यहाँ लिख दिया है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। और इसके अलावा डेट मैंने लिखना शुरू कर दिया है। शुरू के आपने देखा होगा 10-12 क्वेश्चन में मैंने डेट नहीं लिखा था कि किस ईयर का क्वेश्चन है, तो अब मैंने डेट लिखना शुरू कर दिया है। और ये भी मैं लिख दूंगा कि कौन सा एम्स का है, कौन सा नीट। जैसे इसमें कुछ नहीं लिखा है तो जिसमें कुछ नहीं लिखा वो नीट का है। ठीक है, तो मतलब ये AIPMT 1996 में यानी नीट में आया था। ठीक है, और जो एम्स में आया था उसके सामने मैंने स्पेसिफिकली एम्स लिख दिया है। ठीक है, और जो जेई में आए थे क्वेश्चंस, जो जेई वाले मैं कराऊंगा वो आखिरी में कराऊंगा, एकदम लास्ट में। ठीक है, तो ठीक है, ये 30 हो गया। अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 31 है, इन द इक्वेशन 1/p बीटा इक्वल टू y/kb इंटू टी, वेयर p इज प्रेशर, y डिस्टेंस, kb इज बोल्टमैन कांस्टेंट एंड t इज टेम्परेचर, डायमेंशंस ऑफ बीटा आर। तो एम्स 1995 देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, एम्स का क्वेश्चन था ये। तो इक्वेशन में दे रखी है 1/p बीटा इक्वल टू y/kb इंटू टी, और हमें किसका डायमेंशन, बीटा का डायमेंशन निकालना है, और p यहाँ पे क्या है, प्रेशर है। ठीक है, तो ठीक है, इक्वेट कर देते हैं 1/p प्रेशर यानी ml की पावर -1 t की पावर -2 इंटू बीटा। ठीक है, इक्वल टू y डिस्टेंस है यानी लेंथ है y, और kb इंटू टी। kb क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसका फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला जो होता है वो ml की पावर 2 t की पावर -2, और थीटा यहाँ टेम्परेचर है। ठीक है, थीटा -1 होता है। ठीक है,
तो ये डायमेंशनल फार्मूला बेसिकली आप याद कर लीजिए तो ज़्यादा ठीक है, और नहीं तो अगर आपको इक्वेशन याद हो तो आप उससे निकाल सकते हैं, ठीक है। और टी यहाँ पे क्या है, टी टेम्परेचर है, तो इसको भी थीटा लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये थीटा -1 है, यहाँ पे थीटा है तो तुरंत ही कट जाएगा, m से m कट जाएगा और t की पावर -2 से t की पावर -2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, l जो है ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो l अपॉन बीटा बराबर l अपॉन l स्क्वायर, l से l कट जाएगा तो बीटा l स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, तो बीटा का डायमेंशन l स्क्वायर के बराबर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो m0 l स्क्वायर t0 यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक, यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 32 है, द डायमेंशंस ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आर। ये जेई 2009 और 2010 का क्वेश्चन है, मतलब एक्चुअली ये दो अलग अलग क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन था डायमेंशनल फार्मूला ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बताओ, और एक क्वेश्चन था कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बताओ। ये दो अलग अलग क्वेश्चन थे, मैंने दोनों को जोड़ दिया है, ठीक है। तो ये गैस कांस्टेंट वाला 2009 में आया था, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वाला 2010 में आया था, तो मैंने दोनों को एक साथ क्वेश्चन जोड़ दिया है। तो एक क्वेश्चन 2009 का, एक क्वेश्चन 2010, बेसिकली ये दो क्वेश्चन है, ठीक है, दो अलग अलग क्वेश्चन है। तो निकालते हैं, पहले गैस कांस्टेंट का निकालते हैं। तो गैस कांस्टेंट का आप इससे निकाल सकते हैं, पीवी बराबर एनआरटी वाले इक्वेशन से, ठीक है। एन यहाँ पे मोल होता है तो एन से कोई हमें मतलब नहीं है, तो आर का डायमेंशन फार्मूला आ जाएगा पी अपॉन टी, ठीक है, पी अपॉन टी। पी क्या है, प्रेशर है, ml-1 टी की पावर -2, वी यहाँ पे वॉल्यूम है तो एल क्यूब है, अपॉन टी यहाँ पे टेम्परेचर। अच्छा ध्यान दीजिएगा, टी टाइम नहीं है, टेम्परेचर है, ठीक है, तो यहाँ पे थीटा होगा, ठीक है। तो इसको टी डैश लिख देते हैं हम, तो टी डैश की जगह पे हम थीटा रख दिए, ये क्योंकि ये टेम्परेचर है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा m, l यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 3 है, तो ये 2 बचेगा, t की पावर -2 और थीटा की पावर -1, ठीक है। तो देखते हैं ml स्क्वायर टी की पावर -2 थीटा -1, ml स्क्वायर टी की पावर -2 थीटा -1 सिर्फ ए ऑप्शन में है, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये तो कंफर्म है, ठीक। अब निकालते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जो है ये फर्स्ट है, R = रो L/A, और ये जो रो है इसी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। और ध्यान दीजिएगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है। रेजिस्टेंस अलग है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अलग है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का पूछा गया है। तो रो का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा RA/L। R यहाँ पे रेजिस्टेंस है जिसका फॉर्मूला अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला था, ml² टी की पावर -3 I की पावर -2, ठीक है, ये आया था फॉर्मूला R का। और L यहाँ पे लेंथ है हमारी और A एरिया है, ठीक है, तो यहाँ पे L², ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आता है। तो m ये हो जाएगा, एक l कट जाएगा और ये 2l हैं, 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे यानी l³ हो जाएगा, ml³ t की पावर -3 I की पावर -2, ठीक है। तो ये हमारा डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा रेजिस्टेंस का। अब I की जगह पे यहाँ पे देखिए a रखा है, एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ पे I रखिए या a रखिए, आपका मन। तो ml³ t की पावर -3 I की पावर -2, ml³ t की पावर -3 a की पावर -2, ठीक है। तो a ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 33 है, अ वायर ऑफ लेंथ l = 6 ± 0.06 सेंटीमीटर एंड रेडियस r इतना दिया गया है एंड मास m इतना दिया गया है, ठीक है। मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन डेंसिटी, तो डेंसिटी में हमें परसेंटेज एरर निकालना है। तो डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो मास के बारे में तो हमें दिया गया है लेकिन वॉल्यूम के बारे में नहीं दिया गया, और बताया गया एक वायर है, तो वायर जो होता है उसको हम सिलेंडर मान के चलते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से हम वायर मानते हैं, और जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है वो होता है πr²h, ठीक है। h कह लो या l कह लो, यहाँ पे क्योंकि l दिया गया है तो l हम कह लेते हैं, ठीक है। लेंथ ऑफ द वायर, जितने लेंथ की मतलब वॉल्यूम निकलना है उतनी लेंथ हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो πr²l आप कह सकते हैं, ठीक। तो इसको आप लिख दो मास अपॉन पाई। अच्छा पाई हम हटा देते हैं, पाई एक कांस्टेंट है, पाई में कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है। जो चीज़ कांस्टेंट होता है उसमें कंफर्म है ना, पाई की वैल्यू 3.14 उसकी वैल्यू तो हमेशा कंफर्म है, या 22/7। तो पाई जो है उसको हटा दो, उसमें कोई एरर नहीं आएगा। R²L हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको परसेंटेज एरर की मतलब फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि परसेंटेज एरर निकालना है, ठीक है। तो अगर हम लिखें परसेंटेज एरर इन D यानी ΔD/D × 100, ये इक्वल होगा परसेंटेज एरर इन M यानी ΔM/M × 100 प्लस, क्योंकि यहाँ पे R² है तो यहाँ पे 2 × ΔR/R
इंटू 100, ठीक है। और फिर आगे फिर से प्लस लगाएंगे और जो L है उसके भी बारे में यही तरह लिखेंगे, डेल्टा L अपॉन L इंटू 100, ठीक है, इंटू 100, ठीक। तो अब इसी को सॉल्व करना है हमें, ठीक है। तो ये हमारा परसेंटेज एरर इन डी है जो कि हमें निकालना है। इसको हमने पूरे को परसेंटेज एरर इन डी लिख दिया है, ठीक है। इसका टू डेल्टा एम अपॉन एम। अब डेल्टा एम दिया गया हमारे पास 0.003 और एम है 0.3, ठीक है। तो 0.003 अपॉन 0.3 इंटू 100। इसी तरीके से डेल्टा आर हमें दिया गया है 0.005 और आर 0.5 है, तो 0.005 अपॉन 0.5 इंटू 100। डेल्टा एल इसी तरीके दिया गया है 0.06 और एल जो है वो 6 है, तो 0.06 अपॉन 6 इंटू 100, ठीक। अब इसी को सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको आप काटेंगे तो ये 0.1 आ जाएगा और इसको काटोगे तो 0.001 आ जाएगा। ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 0.01 इंटू 100 प्लस 2 इंटू, अब इसको करोगे तो ये 0.1 इधर आएगा और इसी तरीके से ऊपर भी 0.001 आ जाएगा। 5 से काट रहे हैं ना, 5 से इधर भी 5 से इधर, यहाँ 3 से काट किया है, ठीक है। तो ये भी उतना ही आ गया, 0.01 आ गया इंटू 100 प्लस ये काटोगे तो नीचे 1 आ जाएगा और ऊपर 0.01 6 से, ठीक है। 6 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया है। अच्छा, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल तो नहीं बता रहा हूँ, ऐसा तो नहीं बोरिंग हो रहा है कि यहाँ पे 6 की टेबल बता रहा हूँ कि हाँ 6 ऊपर नीचे कटेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप उसमें बता देना कमेंट में करके कि क्या चीज़ें अच्छी थी या क्या ख़राब था, उसको अगली बार इम्प्रूव कर लिया जाएगा, ठीक है। तो ये आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1 हो जाएगा 0.01 इंटू 100 प्लस ये 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 0.02 हो जाएगा और उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। प्लस आप इसको मल्टीप्लाई करो तो ये भी 1 आ जाएगा, यानी 2 1 3 1 4% आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 4% एरर हमारी डेंसिटी में आ जाएगी। परसेंटेज एरर इन डेंसिटी जो होगा वो 4% हो जाएगा, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन था, 33 में हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन था, बस लंबा था, ठीक है। ऐसा नहीं कि जेई का क्वेश्चन था तो टफ होगा, आसान तो बहुत था, इसमें कुछ करना नहीं था, लेकिन बस ये लंबा था, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 34, ये आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है हमारा। तो और ये भी जेई 2000 का है। अ बॉडी ऑफ मास 20 ग्राम हैज वॉल्यूम 5 सेंटीमीटर क्यूब। द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन द मेजरिंग मास एंड वॉल्यूम आर 0.01 ग्राम एंड 0.1 सेंटीमीटर क्यूब। द परसेंटेज एरर इन डेंसिटी। तो डेंसिटी में परसेंटेज एरर पूछा गया है। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो परसेंटेज एरर के फॉर्म में लिख लेते हैं इसको, डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100, यानी परसेंटेज एरर इन डेंसिटी इज इक्वल टू डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100 प्लस डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100, ठीक है। तो डेल्टा एम दिया गया हमारे पास, मास में जो है 0.01 ग्राम है, ठीक है, 0.01 ग्राम, और मास हमें ओरिजिनल मास दिया गया 20 ग्राम इंटू 100 प्लस डेल्टा वी दिया गया 0.1 सेंटीमीटर क्यूब, ओरिजिनल वॉल्यूम दिया गया 5 सेंटीमीटर क्यूब इंटू 100। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 5 जा हो गया और 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 0.05 हो गया ये, प्लस इसको भी काट दो, 5 2 जा 10 0, तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी 2.05% ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 2.05। अब क्योंकि यहाँ देखिए अप्रॉक्स पूछा गया है, द परसेंटेज एरर इन डेंसिटी अप्रॉक्सीमेट पूछा गया है, तो आप 2% यानी बी ऑप्शन सही है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था, 34वां क्वेश्चन। और इसी तरीके से अब हम हर एक चैप्टर का 1 शॉर्ट वीडियो बनाएंगे और उसमें सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सारे करेंगे, ठीक है। और वीडियो में कोई भी इम्प्रूवमेंट आपको चाहिए किसी भी तरीके का तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। पीडीएफ आपका वीडियो को मिल जाएगा, जो भी पीडीएफ है डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि मैं जेई के 4-5 क्वेश्चन करा दूंगा, तो 3-4 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, बाकी सारे क्वेश्चन नीट और एम्स के और एआईपीएमटी के थे, ठीक है। जिसमें डेट नहीं लिखी गई थी वो मैंने डेट मतलब नहीं लिखा,
लेकिन वो भी सारे नीट और एम्स और AIPMT के क्वेश्चन थे, ठीक है। तो इसी वजह मतलब मैं डेट लिखना भूल गया था। तो ठीक है, चलते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।